आइए जी, तो नेक्स्ट सेक्शन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन नंबर 143, जो कि बात करेगा पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि ड्यूटीज और पावर्स देखी जाएंगी कि ऑडिटर के पास क्या होते हैं। इसके अंदर इंक्लूड होगा हमारा ब्रांच ऑडिटर की भी चर्चा, इसके अंदर इंक्लूड हो गए हमारी कारों की रिपोर्टिंग के ऊपर की बातें भी, और कुछ एडिशनल गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं तो उसके रिगार्डिंग में भी कुछ सीएजी की इंटरफेरेंस आती है, उससे रिलेटेड बातें भी 143 के अंदर ही कवर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा लेंदी है, ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा चल सकता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो नो डाउट हम इसको इजीली वे में आराम से पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं पावर्स ऑफ ऑडिटर। तो आपको देखो देख के ना बड़ी खुशी से मिलेगी कि भैया ऑडिटर की पावर की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं आप ऑडिटर बनने वाले हो फ्यूचर में, तो आपकी क्या क्या पावर्स है। तो आपको ओवरऑल सिनेरियो अगर मैं स्टार्टिंग बता दूं, ऑब्वियसली मैं हताश नहीं कर रहा, द थिंग इज कि पावर्स थोड़ी सी हमारे पास लिमिटेड होती हैं, बल्कि हमारे पास ड्यूटीज बहुत सारी है, मतलब बहुत से ऐसे काम है जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज के अंदर कवर हो जाती हैं। लेकिन अगर पावर्स की बात करें तो थोड़ी सी लिमिटेड पावर है। जैसे कि सब सेक्शन नंबर 1 है, जिसके अंदर आपको 3 पावर्स को बताया गया है। नंबर 1 क्या है, जो कहता है कि जो ऑडिटर है उसके पास पावर है कि वो एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी भी टाइम पे, मतलब जब भी वो ऑडिट कर रहा है और ऑडिट करने के दौरान अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, किसी भी वाउचर्स की, किसी भी बिल्स की उसको रिक्वायरमेंट लगती है, तो उसको एक्सेस करने का पावर उसके पास है। चाहे तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो रखे हो रजिस्टर्ड ऑफिस में, या फिर रखे हो किसी और अदर प्लेस में, एज द केस में भी हमारा ऑडिटर उसको एक्सेस कर सकता है। दूसरा पॉइंट आता है एंटाइटल्ड टू हैव नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। मतलब क्या हुआ कि भैया ऑडिट करेगा तो ऑब्वियस ही बात है उसके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज आएंगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इंफॉर्मेशन मिल भी जाएगी तो हो सकता है कि कंपनी के ऑफिसर से, एम्प्लॉय से कई सारी एक्सप्लेनेशन भी उसको लेनी पड़े। तो वो सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन लेने के लिए इंटाइटल्ड है, उसको किसी भी तरीके से मनाही नहीं है, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता। और फिर बात आती है एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स सब्सिडरीज। जो भी कंपनी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं, अगर वो होल्डिंग कंपनी है और उस होल्डिंग कंपनी के पास कई सब्सिडरीज भी हैं या फिर एसोसिएट कंपनीज भी हैं, तो उन सभी सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनीज के भी रिकॉर्ड्स को, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का पावर है किसके पास, ऑडिटर के पास, फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्वियसली कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ऑडिटर को उसके ऊपर भी कमेंट करना है कंसोलिडेशन हुआ है कि नहीं हुआ और उसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं है, तो इसके लिए उसको रिकॉर्ड चाहिए होंगे किसके, एसोसिएट्स के एंड सब्सिडरीज के, तो वो इंटाइटल्ड है उसके रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 प्राइमरी पावर्स आ जाते हैं। अपने आप में अगर एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि बताएं क्या क्या पावर्स होते हैं, तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा एज पर सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन नंबर 1। नाउ बात करते हैं ड्यूटीज के ऊपर। अब ड्यूटीज आपकी बहुत लंबी कड़ी चलने वाली है, तो इसको आराम से सही से समझना है। सबसे पहले ड्यूटीज आती है जिसमें कहा जाता है मैटर ऑफ इंक्वायरी। मतलब क्या हुआ कि भैया कुछ कुछ चीजें हैं जो कि इंक्वायरी करनी है, ऑडिटर के ऊपर है कि भैया इन इन चीजों की आपको इंक्वायरी करते हुए अपनी रिपोर्ट ड्राफ्ट करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि भैया ऑडिटर को ये जो पावर्स और ड्यूटीज दी गई है, ये सारी चीजों को कहाँ इंक्लूड किया जाएगा। तो जो भी इस पावर्स और ड्यूटीज से मिलते हुए सारे कामों को करेगा, उसको वो कंक्लूड करता है अपने ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर। मतलब जो भी एक्टिविटीज वो यहाँ कर रहा है ड्यूटीज के तहत, ड्यूटीज मतलब उसको कहा गया तुम ये भी करोगे, ये भी करोगे, ये भी चेक करोगे, वो भी चेक करोगे, सारी चीजों को चेक करते हुए उसके ऊपर रिपोर्ट देगा, और उसी रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट, जिसके अंदर इंक्लूड हो जाती है हमारी कारों की रिपोर्टिंग भी, जो कि हम देखेंगे आज। ठीक है ना, तो भैया ऑडिटर को कहा गया कि भैया इन मैटर्स के ऊपर आपको अलग से एडिशनल इंक्वायरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। किन मैटर्स के ऊपर, कि भैया अगर कंपनी ने कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस दिया हुआ है जो कि वो कहता है कि भैया सिक्योरिटी के बेसिस पे है, मतलब कंपनी कहती है कि हमने लोन एडवांस दिया ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो ऑडिटर को चेक करना है कि क्या वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है कि नहीं। मतलब जो भी लोन्स प्रोवाइड किया गया कंपनी के द्वारा वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है कि नहीं, और अलोंग विद दैट कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए गए हैं उस लोन के, मतलब कुछ में रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा होगा, रिपेमेंट के लिए टर्म्स लिखे होंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारे के सारे कंपनी के बेनिफिट के लिए होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के बेनिफिट के अगेंस्ट है, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वो नहीं होना चाहिए, उस चीज के ऊपर इंक्वायरी करनी है। उसके बाद बात आती है ट्रांजैक्शंस को, कि भैया नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी कंपनी ट्रांजैक्शंस वगैरह करती है, उस चीजों को चेक करना है कि जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, वो सारे के सारे प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है कि नहीं। मतलब क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि सपोज कोई आइटम है जो कंपनी बेचती है, जो हमें लगता है कि मार्केट में तो वो बिकता है 100 रुपए का और कंपनी उसको बेच रही है 75 रुपए का, मतलब कंपनी को डुबाने के लिए बेसिकली काम किया जा रहा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना, इस चीज के ऊपर नजर रखनी है ऑडिटर को। फिर बात आती है कि कंपनी के पास अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जो कि इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग कंपनी नहीं है और उस कंपनी के पास एसेट्स है, तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी उन एसेट्स को बेच रही है और जब भी बेचने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो उसको वो बेच रही है लोअर, लेसर देन द परचेज प्राइस, मतलब जितने का उन्होंने परचेज किया उससे सस्ते दामों में वो एसेट्स को बेच रही है। तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी को खाली किया जा रहा है, कंपनी के एसेट्स को बेचा जा रहा है ताकि जो पैसे लोगों ने इन्वेस्ट कर रखे हैं वो डूब जाए। तो इस टाइप की एक्टिविटी पे भी इंक्वायरी करनी है किसको, ऑडिटर को।
कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई भी है, सेल किया भी गया है, तो उसमें चेक कर लेना है कि भैया वो फेयरली किया गया है या नहीं किया गया। फिर बात आती है कि ऐसा तो नहीं कि लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट की तरह शो कर रखा हो, इसके ऊपर चेक करना है। ऐसा तो नहीं कि कोई पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू अकाउंट में दिखा रखा हो एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस चीज के ऊपर चेक करना है। उसके बाद ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने कोई शेयर्स वगैरह इशू किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैश, मतलब कि कैश में शेयर्स को इशू किया गया है और कंपनी को कैश रिसीव ही ना हुआ हो, मतलब कि रिसीव हुआ या नहीं हुआ, इस चीज के ऊपर चेक करना है। और अगर कंपनी को कैश सपोज रिसीव ही नहीं हुआ तो उस चीज की अकाउंटिंग किस तरीके से करी है, मतलब कि कंपनी ने शेयर तो इशू कर दिया, कहा जी पैसा आएगा, पैसा आ गया तो वो चेक कर लो, पैसा नहीं आया तो चेक करो कि भैया जब पैसा नहीं आया तो उसकी अकाउंटिंग कैसे हुई है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री किस तरीके से दिखाई गई है, बैलेंस शीट में उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है और जो भी इंपैक्ट आ रहा है वो करेक्ट तो है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई मिसलीडिंग इंपैक्ट आ रहा हो। ठीक है जी, ये कुछ बातें बताएगी जिसके ऊपर अलग से उसको इंक्वायरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई। उसके बाद कहा गया कि ऑडिटर को एक रिपोर्ट बनाना है, जिसको हम नाम देते हैं ऑडिटर रिपोर्ट का नाम। उस ऑडिटर को एक रिपोर्ट तैयार करना है मेंबर्स के लिए, और उस रिपोर्ट के अंदर वो क्या चीजें लिखेगा, वो लिखेगा कि भैया कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिसको उसने एग्जामिन किया, मतलब किन किन अकाउंट्स को उसने चेक किया, और जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी कंपनी ने बनाए हैं, मतलब जो भी कंपनी ने बनाए हैं एज पर दी एक्ट, और जैसे कह लो आप एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए, जिसको कि लेट डाउन किया जाएगा आपके एजीएम के अंदर, वो सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू एंड फेयर एंड करेक्ट है या नहीं, उस पर क्या ओपिनियन है ऑडिटर की, वो भी दिखेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। फिर बात आती है कि भैया ऑडिटर जो होता है वो रिपोर्ट के अंदर एडिशनली और भी चीजें ध्यान रखेगा। क्या ध्यान रखेगा कि भैया जो भी फाइनेंशियल वगैरह को तैयार किए गए हैं उसको तैयार करते वक्त सारे प्रोविजन जो एक्ट के थे उसको कंप्लाई किया गया नहीं किया गया, जो भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं एज वेल एज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो प्रॉपरली कंप्लाई किए गए हैं नहीं किए गए, उसके ऊपर भी रिपोर्ट देगा कौन, हमारा ऑडिटर। फिर ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा किसके ऊपर, कि भैया जितनी भी उसने एक्टिविटी, जो भी अकाउंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को, जो भी चीजों को उसने एग्जामाइन किया, उसके ऊपर उसको ओपिनियन देना है कि भैया उसके हिसाब से, मतलब ऑडिटर के हिसाब से टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीव, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आया, जो भी नॉलेज आई, उसके हिसाब से वो ये अपना कमेंट देगा, अपना ओपिनियन देगा कि भैया जो अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर किए गए हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाए गए हैं, वो एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर देते हैं, उसके अंदर कोई भी मिसलीडिंग एक्टिविटीज नहीं है, और कंपनी ने सारी चीजों को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल्स को तैयार किया गया है। और ऑब्वियसली उस फाइनेंशियल्स के अंदर क्या होती है, आपकी बैलेंस शीट्स होती हैं, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होती हैं, और आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, किसी भी तरीके से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट आता है ऑडिटर रिपोर्ट शैल आल्सो स्टेट, मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हैं इस चीज को, कि ऑडिटर को कहा जा रहा है तुम ये भी करोगे, अच्छा ये कर लिया, तुम्हें ये भी करना है, अच्छा ये करने के बाद तुम्हें इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना है। थिंग इज कि उसकी ड्यूटीज को काफी ज्यादा लेंदी किया गया है कि किसी भी तरीके से कोई चीज बच ना जाए किसी भी कंपनी में चेक करने से। ठीक है, क्या करना है भैया, ऑडिटर को क्या स्टेट करना है कि ऑडिटर ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी उसको ऑडिट करने के लिए चाहिए थी, जो भी उसको इंफॉर्मेशन, जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, वो सारी की सारी उसने ली, मांगी, और कंपनी के द्वारा उसको प्रोवाइड की गई है। और अगर उसने नहीं मांगी या फिर कंपनी के द्वारा नहीं प्रोवाइड की गई है तो उसका क्या इंपैक्ट है, मतलब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी जो उसने मांगी उसको कंपनी ने नहीं दी, या उसने मांगी ही नहीं, और अगर कंपनी ने नहीं दी तो उसका फाइनेंशियल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको भी उसको स्टेट करना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ना। फिर बात आती है कि अगर ब्रांच की बात करें तो भैया जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह है वो ब्रांच जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करता है कि नहीं करता, एज पर लॉ मेंटेन करके चलता है नहीं चलता। और आपको अभी आप आगे देखेंगे कि जो ब्रांच ऑडिटर होता है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने ब्रांच ऑडिट करते हुए उसकी एक रिपोर्ट को कंपाइल करे और उस रिपोर्ट को भेजे किसके पास, कंपनी ऑडिटर के पास। अलॉन्ग विद दैट अगर कंपनी ऑडिटर चाहे तो वो खुद भी विजिट कर सकता है, ऑल्दो वहां पे ब्रांच ऑडिटर है बट स्टिल कंपनी ऑडिटर के पास पावर होती है कि वो विजिट कर सकता है ब्रांच में, और जाके अगर कुछ उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ एडिशनल चेक करने की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी वो कर सकता है। तो उसको ये देखना है कि अगर सपोज उसने विजिट नहीं किया ब्रांच, तो क्या ब्रांच ऑडिटर ने उसको प्रॉपर बुक्स, प्रॉपर रिटर्न्स वगैरह को कंपाइल करते हुए रिपोर्ट्स वगैरह भेजी है कि नहीं भेजी, जिससे कि वो अपने ऑडिट रिपोर्ट को कंपाइल कर पाएगा, इसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद बात आती है कि जो भी हमारी रिपोर्ट होती है, जो मतलब दो पॉइंट था, पहला पॉइंट आपका कवर हुआ जो कि बात कर रहा था बुक्स की रिटर्न्स वगैरह की, वो उसको मिली है कि नहीं मिली, और दूसरा पॉइंट कवर करता है कि अगर ब्रांच ऑडिटर वहां पे ऑलरेडी है और उसने ऑडिट किया हुआ है ब्रांच ऑफिस का, तो क्या उसको वो भेजा गया है नहीं भेजा गया, उस रिपोर्ट की कॉपी उसको मिली है कि नहीं, जिसके बेसिस पे वो अपने कंपनी ऑडिट की रिपोर्ट को, मतलब कंप्लीट एक रिपोर्ट को तैयार करेगा, जिसके अंदर ऑब्वियसली ब्रांच ऑडिटर की भी जो रिपोर्ट आई होगी उसको भी कंपाइल किया जाएगा।
अच्छा जी। फिर आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि क्या आपको चेक करना है कि क्या कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है वो बिल्कुल अलाइंड है कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट से। मतलब क्या हुआ कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा तो नहीं कि एंट्रीज कुछ हो रही हैं, अकाउंट्स कुछ बन रही है। सपोज हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी अकाउंट्स के अंदर फिगर कुछ और आ रही है और बैलेंस शीट के अंदर कुछ और दिखाई दे रही है। हमारा सेल्स अकाउंट में सेल्स की फिगर कुछ और आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ और दिखाई दे रही है। तो ऐसा तो नहीं है। आपको चेक करना है कि जो भी आपकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो बिल्कुल टैली करती है किससे, बुक्स ऑफ अकाउंट से भी और रिटर्न से। रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि हम जैसे कि आपको पता होगा, जैसे सपोज जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं तो जीएसटी की रिटर्न में आपने सेल्स कुछ और दिखा रखी है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स कुछ और आ रही है। ठीक है ना। आपने अपने रिटर्न्स वगैरह में स्टॉक कुछ और दिखा रखा है और आपकी बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक कुछ और आ रहा है। तो ये चीजें आपस में टैली कर रही है कि नहीं कर रही, इस चीज के ऊपर भी कमेंट करना है किसको, ऑडिटर को। अगर इसके अंदर कोई भी वेरिएशन है तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा। फिर बात आती है कि भैया क्या ऑडिटर को ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं वो प्रॉपरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हुए बनाए गए हैं, क्या उसके अंदर कोई भी ऐसी वायलेशन वगैरह तो नहीं है, और अगर है तो उस चीज के ऊपर भी कमेंट करेगा ऑडिटर ना। ऑब्जर्वेशन या कमेंट अगर ऑडिटर की कुछ है, मतलब कि भैया जो कंपनी काम कर रही है तो उसके ऊपर अगर उसको लगता है कि कोई ऑब्जर्वेशन है या फिर किसी प्रकार की कोई कमेंट करने की आवश्यकता है जिससे कि कोई भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर या कंपनी के फंक्शंस के ऊपर, फंक्शनिंग के ऊपर, तो उस चीजों को भी ध्यान में रखेगा हमारा ऑडिटर। उसके बाद बात आती है डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन की, जो कि कवर होता है आपका सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के अंदर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और डायरेक्टर ऐसा है जो कि डिस्क्वालिफाइड है एज पर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, लेकिन स्टिल वो काम कर रहा है एज अ ऑडिटर। तो अगर ऐसी कुछ बात पता लगती है किसको, ऑडिटर को, तो उसके ऊपर भी कमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, ऑडिटर की। उसके बाद कि अकाउंट्स वगैरह जो कंपनी मेंटेन करती है, जैसे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का आपका प्रोविजन आया था सेक्शन नंबर 128 में, तो क्या कंपनी ने उसको प्रॉपरली कंप्लाई किया है कि नहीं किया, या फिर ऑडिटर को लगता है कि उसके ऊपर कोई क्वालिफिकेशन, कोई रिजर्वेशन या कोई एडवर्स रिमार्क देने की आवश्यकता है। अगर है तो वो भी दिया जाएगा किसके द्वारा, ऑडिटर के द्वारा। फिर एक लास्ट पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। क्या कंपनी के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है कि नहीं। ये आपके पहले की भी कुछ क्लासेस के अंदर कवर किया गया था। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है, तो बेसिकली क्या है, कंपनीज की पॉलिसी क्या है फाइनेंस को मैनेज करने की, उसके आपस की इंटरनल कंट्रोल कैसा है, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से उन्होंने लूप्स बना रखे हैं जिसके तहत वो काम किया जाता है, किसी भी टास्क को परफॉर्म किया जाता है। तो क्या कंपनी के पास एक एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है या नहीं है, और अगर है तो क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है, क्या वो सही से काम कर पा रहा है कंट्रोल, क्या उस कंट्रोल का फायदा दिख रहा है कंपनी के अंदर। ऐसा तो नहीं कि कंट्रोल बना तो रखा है लेकिन वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो रखा या उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। तो उस चीज के ऊपर भी कमेंट करेगा कौन, हमारा ऑडिटर। अब इस चीज के ऊपर आपके पास एक रूल 10A आता है जो कि क्या कहता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाने की और उसके ऊपर जो रिपोर्ट करने की बात आई कि भैया ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर के रिपोर्ट के अंदर इस चीज को भी इंक्लूड किया जाएगा कि क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, एंड अलॉन्ग विद दैट कि अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या वो ऑपरेट करता है इफेक्टिवनेस के साथ। तो इस चीज के ऊपर भी कमेंट किया रहेगा हमारा ऑडिटर, मतलब ऑडिट रिपोर्ट का वो पार्ट बनेगा। कब से शुरू हुआ ये, तो रूल 10A है जो कि आपका आया, जिसको कहा जाता है कि 1 अप्रैल 2015 के बाद से जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगे और उनकी ऑडिट की जाएगी तो उन सभी ऑडिट के ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसको इंक्लूड करना है। लेकिन ये कब से कहा गया, 1 अप्रैल 2015। आपको पता है कंपनी से कब से आया था, तो कंपनीज एक्ट आया था आपका 1 अप्रैल 2014 से। तो क्या कहा गया कि भैया 1 अप्रैल 2015 से तो ये मैंडेटरी है हर एक ऑडिटर के लिए कि इसके ऊपर वो कमेंट करेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में, इसको इंक्लूड करेगा। लेकिन अगर 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक की बात करें उस पहले साल की, तो उस पहले साल के अंदर वॉलंटरी है, मतलब ऑडिटर चाहे तो इसको वो स्टेट कर सकता है रिपोर्ट के अंदर, चाहे तो ना करे, वो वॉलंटरी है उसके ऊपर। बट उसके अगले साल से मतलब 1 अप्रैल 2015 एंड आफ्टरवर्ड सारे सालों में इसको आपको मैंडेटरीली इंक्लूड करना है अपने ऑडिटर रिपोर्ट में। नाउ प्राइवेट कंपनी के एग्जम्पशन की बात आती है कि भैया कुछ प्राइवेट कंपनीज के ऊपर जो हमारा ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाली बात होती है अप्लाई नहीं होती। किन किन के ऊपर अप्लाई नहीं होती, तो भैया 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी है, उस पर नहीं लगता। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ रुपीज से कम है, एंड बीच में एंड है और नहीं है, एंड अगर उस प्राइवेट कंपनी की जो बोरोइंग है जो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से ली गई है वो लेस देन 25 करोड़ रुपीज है, तो उस सिनेरियो में एप्लीकेबल नहीं होगा प्राइवेट कंपनी के ऊपर, ये भी हमारा क्लॉज। फिर बात करते हैं कि भैया जब भी किसी को छूट दी जाती है तो उसके ऊपर कहा जाता है कि आपका फाइलिंग के अंदर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सेम यहां पे भी एप्लीकेबल है कि प्राइवेट कंपनी को जो ये एग्जाम्पशन दी गई है उसको कहा गया कि भैया किसी भी प्रकार से आपकी फाइलिंग के अंदर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, अगर डिफॉल्ट होगा तो ये एग्जाम्पशन छीन ली जाएगी। तो किस टाइप की डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो फाइलिंग की जब बात आती है तो आपको पता है सेक्शन नंबर 92 और सेक्शन नंबर 137 के अंदर जो फाइलिंग की जाती है एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसकी बात की गई है कि भैया इस टाइप की फाइलिंग के अंदर कोई भी डिफॉल्ट
नहीं होना चाहिए, तभी आपको एप्लीकेबल होगा ये एग्जम्पशन, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप ये देखो कि इस चीज जो एग्जामिशन की नोटिफिकेशन आई वो कब आई है, आपकी 13 जून 2017 को आई है। अब अगर 13 जून 2017 को आई है तो ये कब से एप्लीकेबल होगा, तो इसके ऊपर भी आपका एक नोटिफिकेशन आया जिसमें क्लैरिफाई किया गया कि प्राइवेट कंपनी को जो एग्जामिशन मिलेगी ये कब से मिलेगी, तो ये उन फाइनेंशियल ईयर से मिलेगी जो फाइनेंशियल आपका शुरू होता है 1 अप्रैल 2016 से। मतलब कि 16 से 17 वाले फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होगा, 16-17 एंड आफ्टरवर्ड सारे सालों में एग्जामिशन मिलेगी किसको, प्राइवेट कंपनी को। उससे पहले ऑब्वियसली बात है नोटिफिकेशन नहीं आया तो उससे पहले कोई एग्जामिशन नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट कहा जाता है कि सच अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब, कि अगर कुछ और भी ऐसा लगता है विच इज आप फिल इन द ब्लैंक्स, कि कुछ और भी मैटर्स ऐसा लगता है तो उसको भी इंक्लूड कर सकता है हमारा ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। अच्छा जी, खत्म नहीं हुआ, अभी फिर और चीज क्या आती है, कहता है रूल 11 कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 बताता है कि ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर इन चीजों को भी इंक्लूड किया जाएगा और इनके ऊपर भी कमेंट किया जाएगा। मतलब कि ऑडिटर के क्या व्यूज हैं और क्या कमेंट है इन मैटर्स के ऊपर, इसको भी इंक्लूड करना है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो अगेन लिस्ट हमारी जारी है। क्या कह रहा है इस लिस्ट के अंदर कि भैया अगर कंपनी की कोई पेंडिंग लिटिगेशंस है, मतलब कि कोई भी केस, कोई विवाद, कुछ ऐसा कोर्ट वोर्ट में चल रहा है और उस चीज को कंपनी ने डिस्क्लोज किया है या नहीं किया, जो भी चीज है उसके ऊपर ऑडिटर अपना कमेंट देगा कि अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, क्या कोई है कि नहीं है, पहली चीज। अगर है तो क्या उसको कंपनी ने डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, और डिस्क्लोज अगर किया है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आती है कि कोई भी अगर फोर्सिएबल लॉस है, मटेरियल फोर्सिएबल लॉस, मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि कोई लॉस होने वाला है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लॉस होने वाला है या कोई लॉस उठाने वाले, कुछ भी लॉस होने वाला है, तो क्या कंपनी ने इसके रिगार्ड में कोई प्रोविजन बनाया है। क्योंकि आपको पता है अपने अकाउंट्स के अंदर कि अगर आपको कोई भी लॉस होने की संभावनाएं दिख जाती है तो आपको उसके लिए प्रोविजंस बनाने होते हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि कोई मटेरियल फ्यूचर फोर्सिएबल लॉसेस दिख रहे हैं कंपनी को, तो क्या कंपनी ने उसके लिए प्रोविजन बनाया है जो कि रिक्वायर्ड होता है एज पर लॉ, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्या ऐसा प्रोविजन कोई बनाया गया है, नहीं बनाया गया। इस लॉसेस के अंदर आपको इंक्लूड करना है वो सारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लॉसेस भी, या फिर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड भी कोई लॉसेस है तो वो लॉसेस भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे और उसके लिए भी प्रोविजन बनाना जरूरी होता है। बनाया है नहीं बनाया, इस चीज के ऊपर कमेंट करेगा कौन, हमारा ऑडिटर। नाउ फिर आपने देखा आपने डिविडेंड वाला पूरा एरिया, डिविडेंड वाले एरिया में देखा आपको एक चर्चा पता लगी थी सेक्शन नंबर 125 के अंदर, जो कि बात करता था इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के ऊपर। अब ये क्या था कि भैया रिक्वायरमेंट थी कि कुछ पैसे को कुछ समय के बाद आपको भेजना होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर। तो कहा जा रहा है कि क्या कंपनी ने डिले तो नहीं किया, ऐसा कोई पैसा ऐसा था जिसको भेजना था आईपीएफ के अंदर, तो कहीं कंपनी ने कोई डिले तो नहीं किया, और अगर किया है तो उसके ऊपर भी कमेंट करेगा कौन, हमारा ऑडिटर। नाउ फिर एक पॉइंट आता है जो कि अब एक कह लो कि एबॉलिश्ड है, अब इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। जैसे कि आपने देखा था जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जब नोटबंदी हुई थी, तो उस टाइम में आपका एक प्रचलन चला था कंपनी के अंदर जिसको कहते हैं हम स्पेसिफाइड बैंक नोट्स। मतलब कुछ बैंक नोट्स के ऊपर जानकारी दी गई थी कि आपको एक रिपोर्ट देनी होती थी जिसके अंदर बताना होता था कि भैया नोटबंदी जब हुई तो कंपनी के पास कितना ऐसा नोट पड़ा हुआ था जो कि पिछली कैटेगरी का है, मतलब जो कि बंद हो चुका था, और उसको कंपनी ने किस तरीके से बैंक में जाके चेंज किया या डिपॉजिट करके उसको एक्सचेंज किया, वॉटेवर, उसकी एक डिस्क्लोजर देनी होती थी कंपनी को। तो वो भी चेक करना होता था ऑडिटर को। लेकिन आपको पता है कब हुआ था नोटबंदी, आपका ये नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर 2016 को, और ये चला था आपका 30 दिसंबर 2016 तक। ठीक है, तो इस पीरियड में जो भी बैंक की आपने बैंक के साथ जो भी नोट्स की अदला बदली करी है उसकी जानकारी आपको एक रिपोर्ट्स के अंदर देनी होती थी। लेकिन ये एप्लीकेबिलिटी ऑडिटर इसको कब चेक करेगा, तो ये आपका जो चर्चा है, ये चर्चा है 16-17 वाली। तो ऑब्वियसली बात है मार्च 17 में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगी और उसका ऑडिट किया जाएगा तो उसके ऑडिट के ऊपर ऑडिटर ने इसका कमेंट दे दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए एप्लीकेबल था, जो कि मार्च एंडिंग था, मार्च 2017 की एंडिंग में। उसके बाद के सालों के लिए ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं रह जाता किसी भी साल के लिए ना। फिर आती है बात कि अगर किसी भी मैटर के ऊपर ऑडिटर ने नेगेटिव कमेंट किया, नेगेटिव कमेंट का मतलब क्या है, कोई भी क्वालिफिकेशन दी है, मतलब कोई भी ऐसा मुद्दा था जो ऊपर की जितनी बातें देखी कि भैया ये चेक करना है, वो चेक करना है, वो चेक करना है, वो चेक करना है, उसने कहा कि भैया हमने ये चेक किया, ये चीज यहाँ पे मौजूद नहीं थी, ये चीज हमने मांगी, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कुछ भी इस तरीके से नेगेटिव कमेंट या क्वालिफिकेशन दी है अगर, या फिर हम ये चीज चेक करने जाते हैं हमें जानकारी नहीं मिली, हम चेक ही नहीं कर पाए, दिस इज क्वालिफिकेशन। तो इस टाइप की कोई भी हरकत अगर ऑडिटर ने करी है तो उसका रीजन बताना पड़ेगा। रीजन मतलब पूरा डिटेल सिनेरियो देना पड़ेगा कि हमने ये कोशिश की इसको चेक करने की, बट ड्यू टू दिस रीजन हम ये काम नहीं कर पाए, तो हमें नहीं पता इसका क्या परिणाम निकलेगा, क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा। तो इस चीज को अगर कोई भी कहने का मतलब है कोई भी नेगेटिव या फिर कोई भी क्वालिफिकेशन देता है हमारा ऑडिटर, तो वो देगा अलॉन्ग विद रीजन। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल कह रहा है MNO लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी engaged in the business of trading of various products. The company also plans to start manufacturing of certain products which are currently traded. ठीक है जी, ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं. During the course of audit, the auditor completed all the procedure related to the audit of financial statement. कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए जितने भी प्रोसीजर्स थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए गए. However, the auditor got stuck on one procedure because of which auditor has not got concluded. कह रहा है कि ऑडिटर रुक गया एक किसी प्रोसीजर के ऊपर जिसकी वजह से वो कह रहा है कि ऑडिट जो है वो कंक्लूड नहीं हो सकता. क्या? तो ऑडिटर आर वेटिंग फॉर सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट इज डायरेक्टर रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. मतलब कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो होते हैं आपका, बोर्ड रिपोर्ट जिसे कहते हैं इन शॉर्ट, उसके बारे में वो कह रहा है कि भैया ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए. अब एक बात बताओ, ऑडिटर को ऑडिट करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड मैटर्स के ऊपर. भैया डायरेक्टर क्या रिपोर्ट बनाएगा या मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस क्या होने वाली है, उसकी क्या जरूरत है ऑडिटर को? ऑडिटर कह रहा है कि भैया मुझे चाहिए. अच्छा जी, फॉर देयर रिव्यू. However, the management is not ready with the information and wants the auditor to complete their audit without review of this information. जो मैनेजमेंट है वो कह रही है भैया हम आपको ये नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन, आप ऑडिट को कंप्लीट करो बिना इस बात के. आपको एडवाइस करना है क्या लीगल रिक्वायरमेंट है. तो ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट यहां सही कर रहा है, ऑडिटर जो है वो गलत फायदा उठाना चाह रहा है. ऑडिटर को क्या मतलब है मैनेजमेंट की रिपोर्ट से? तो यहां जो ऑडिटर मांग रहा है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन वैसे मांग सकता है जो रिलेटेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, बट अदर देन दैट ये नहीं है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है. तो इसलिए यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया वो ऑडिट को बिना डिले किए हुए कंक्लूड करे और वो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उस इन्फॉर्मेशन की फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती. इसलिए जो मैनेजमेंट कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है. नाउ अगला पॉइंट आता है कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है. तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि भैया मतलब हर एक ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त क्या फॉलो करना पड़ेगा, ऑडिटिंग को स्टैंडर्ड को. तो ये भी एक प्रकार की क्या होगी, ड्यूटी. मतलब ऑडिटर के ऊपर ड्यूटी है कि भैया जब भी तुम ऑडिट करने जाओगे तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे. उसके बाद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का परफॉर्मा क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैसे ही वैसा होता है जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होता है. मतलब कि आईसीआई रिकमेंड करता है, उस रिकमेंडेशन का प्रॉपर एग्जामिनेशन करेगा कौन, हमारा एनएफआरए. और एनएफआरए जब एग्जामिनेशन कर लेगा तो फिर वो कंसल्ट करता है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको जाके प्रिस्क्राइब कर देती है. साथ ही में यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ये दी गई कि सपोज करो कि हमारे आईसीआई ने स्पेसिफाई किया कुछ स्टैंडर्ड को, वो अभी नोटिफाई नहीं हुए. नोटिफाई होने का मतलब क्या हुआ कि अभी उस पे एनएफआरए सपोज एग्जामिनेशन कर ही रहा है, उसको चेक कर ही रहा है, या फिर अभी तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया. ऐसा अगर कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है तो उस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को भी माना जाएगा कि वो अप्लाई होगा ऑडिटर के ऊपर. मतलब ऐसा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो कि अभी नोटिफाई नहीं किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पेंडिंग चल रहा है, तो वैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी आपके अप्लाई होते हैं ऑडिटर के ऊपर, उसको वो भी फॉलो करना होता है अगर उसको स्पेसिफाई कर रखा है किसने, आईसीएआई ने. चलिए नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, मतलब सेक्शन का सबसेक्शन आता है विच इज सेक्शन नंबर 143 का सबसेक्शन नंबर 11, जो कि बात करता है एडिशनल मैटर्स के ऊपर, विच इज कारो 2016. राइट नाउ आपको पता होगा कारो 2020 भी आ चुका है, बट ये इस साल आपको और एप्लीकेबल नहीं है. मतलब 2021 में भी आपका कारो जो चलेगा वो 2016 ही चलेगा, उसके बाद 20 हो सकता है आ जाए, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल अदर मेजर्स इसको फिलहाल डिले किया गया है. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भैया एडिशनल मैटर्स को रिपोर्ट करने की बात भी कर सकता है. कौन कर सकता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकता है ऑडिटर को कि भैया जब तुम ऑडिट करने जाओगे तो कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज को आप जब ऑडिट करोगे तो अपने रिपोर्ट के अंदर उसके लिए कुछ एडिशनल मैटर्स के ऊपर भी रिपोर्टिंग करोगे, जो कि कारो 2016 कहता है. अब कारो 2016 क्या है उसको हम अपने यहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे, तो कारो 2016 को एक शॉर्ट में समझा दूं कि एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है जिसको हम बोलते हैं कारो. ठीक है, वो कारो कौन है जो प्रिस्क्राइब करता है, कौन, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट. किससे कंसल्ट करते हुए, एनएफआरए से कंसल्ट करते हुए. और उसके बाद प्रिस्क्राइब करने के बाद वो डायरेक्शन देता है हर एक ऑडिटर को कि भैया जब तुम अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे तो उसके अंदर एक कारो का स्टेटमेंट भी अटैच करोगे. अब कारो क्या सभी कंपनी पे एप्लीकेबल होती है, तो जी नहीं. अब कारो जब पढ़ने जाओगे आप तो उसके अंदर देखोगे कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है. ठीक है, अगर आपने मेरे ऑडिटिंग के लेक्चर्स देखे तो वहां से आप कंसल्ट कर सकते हो. ऑडिटिंग के लेक्चर्स में डाले हुए हैं कि कारो क्या होती है, किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल होती है. फिलहाल आपके मॉड्यूल में दी हुई है, नाम आपको बताने जा रहे हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज में कुछ लिमिट बताया गया कि इतनी टर्नओवर, इतना कैपिटल, इतना बोरिंग्स वगैरह होगा, तो उस केस में वैसी कंपनीज के ऊपर कारो लगेगा. अब कारो लगेगा तो क्या होगा, उसके अंदर 16 पॉइंट दिए गए. कारो के अंदर कितने पॉइंट दिए गए हैं, 16 एडिशनल पॉइंट्स दिए गए हैं कि भैया चेक करो फिक्स एसेट को, चेक करो इन्वेंटरी को, और उससे रिलेटेड कमेंट्स करने होते हैं किसको, ऑडिटर को. मतलब ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो नॉर्मल सिनेरियो में जो 143 के अंदर बातें लिखी है वो सारे ड्यूटीज को तो परफॉर्म करेगा ही करेगा. अलॉन्ग विद दैट अगर उस कंपनी पे कारो एप्लीकेबल हो रहा है तो कारो की 16 बातों के ऊपर भी रिपोर्टिंग उसको करनी पड़ेगी अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. ये बात बस कही जा रही है 143
11 के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कारल प्रोविजन 16 जो ऑब्वियसली बात है वो फॉरेन कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट 143(11) जितना आपको पता होना चाहिए कंपनीज एक्ट के अंदर। नाउ अगली बात आती है जो कहता है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर। ऑब्वियसली बात है, फ्रॉड की चर्चा आएगी तो भैया जब भी फ्रॉड होगा तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। और किसको रिपोर्ट करता है? ऑडिटर रिपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। भैया फ्रॉड हो गया, सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओ। पर क्या सारे फ्रॉड जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताए जाएंगे? मतलब कि कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है, जो कोई भी ऑफिसर या कोई भी एम्प्लॉय कर रहा है, ऑडिटर को पता लग गया ऐसा फ्रॉड हो रहा है, तो क्या वो सारे फ्रॉड जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा? तो इसके लिए बताया गया कि भैया कुछ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर है, उस मैनर के अकॉर्डिंग ऑडिटर को जो है वो काम करना है। ये बहुत जरूरी है कि क्या मैनर है उसको जानना। तो कहा गया क्या कि चेक करो फ्रॉड कितना बड़ा है। मतलब कि एक नॉर्मल एस्टिमेट लगाओ कि भैया कितना अमाउंट का यहाँ पे इन्वॉल्व है फ्रॉड। ठीक है, अगर आपको लगता है, आपको मतलब ऑडिटर को अगर लगता है कि भैया जो फ्रॉड है वो 1 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा का है, तो उस केस में यहां पर रिपोर्ट जो किया जाएगा उसका तरीका है इस प्रकार से, जहां पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। मतलब कि अगर जो फ्रॉड है वो आपका है 1 करोड़ रुपीस या उससे अबव का, तो उसमें इसमें जैसे ही फ्रॉड पता लगेगा किसको? ऑडिटर को, वो उसको रिपोर्ट बनाएगा, उसकी रिपोर्ट देगा किसको? हमारे बोर्ड को या फिर ऑडिट कमेटी को। और आपने देखा क्या कि भैया कुछ सिनेरियो में ऑडिट कमेटी होती है एज पर सेक्शन नंबर 177, और कुछ सिनेरियो में ऐसा होता है जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं होती, वहां पे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड काम करता है। तो एज द केस में भी अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट देगा ऑडिट कमेटी को, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो ऑडिटर रिपोर्ट देगा हमारे बोर्ड को। ठीक है जी, रिपोर्ट देगा कितने दिनों के अंदर? तो जैसे ही उसको पता लगेगा फ्रॉड का, इमीडिएटली देना होता है, लेकिन कहा गया चलो जो डिले हो भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपको फ्रॉड का पता लगा, 2 दिनों के अंदर अंदर आप रिपोर्ट दोगे किसको? बोर्ड को, कि भैया ये फ्रॉड है, इस तरीके से हालत है यहाँ पे, ये चीज मैंने पकड़ी है, और उसकी जानकारी दोगे किसको? बोर्ड को और ऑडिट कमेटी को। और उनसे कहोगे कि भैया इसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन दो, अपना रिप्लाई दो, कितने दिनों के अंदर? 45 डेज के अंदर। मतलब कि ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट करेगा पहले बोर्ड को या फिर ऑडिट कमेटी को, एज द केस में भी, कितने दिनों के अंदर? इमीडिएटली, बट नॉट लेटर देन 2 डेज, और कहेगा कि आप इसके ऊपर अपना रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन दो, कितने दिनों के अंदर? 45 डेज के अंदर। जैसे ही रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन आ जाएगा ऑडिटर के पास, ऑडिटर क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड क्या क्या करेगा? नंबर 1 अपना ऑडिट रिपोर्ट, नंबर 2 रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन जो कि मिला उसको बोर्ड या ऑडिट कमेटी से, नंबर 3 जो भी रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन मिला उसके ऊपर वो अपने कमेंट करेगा। मतलब जो रिप्लाई दे रही होगी बोर्ड या ऑडिट कमेटी, उस रिप्लाई में वो कितना सेटिस्फाई है, उसको क्या लगता है, उसके ऊपर भी कमेंट करेगा। ये तीनों चीजें वो फॉरवर्ड करेगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितने दिनों के अंदर? 15 दिनों के अंदर। 15 दिन कहां से? जिस दिन उसको रिप्लाई मिल गया उस रिप्लाई के 15 दिनों के अंदर अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचा देगा इस फ्रॉड की जानकारी। ठीक है जी। फिर कहते हैं कि सपोज करो अगर हमारा बोर्ड या ऑडिट कमेटी एज द केस में भी वो फेल टू गेट रिप्लाई हो गया, मतलब उनसे रिप्लाई नहीं दिया गया, उन्होंने 45 दिन बीत गए और उनके थ्रू कोई रिप्लाई नहीं आया, उस केस में ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर फिर भी फॉरवर्ड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा कब? जैसे ही उसको पता लगा कि 45 दिन एक्सपायर हो गए, तो 45 दिन एक्सपायर होने के बाद वो एक अपना जो ऑडिट रिपोर्ट था वो तो था ही था, उसके साथ साथ उसमें वो एक नोट लगाएगा। उस नोट के अंदर क्या लिखेगा कि मैंने बोर्ड को और ऑडिट कमेटी को ये सूचना पहुंचाई थी, 45 दिन बीत गए, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन नहीं आया। इस नोट को वो लगाते हुए उसको फॉरवर्ड कर देगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है जी। उसके बाद अब रिपोर्ट भेजने का क्या तरीका है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब कोई ना कोई मिनिस्ट्री होगी, कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा। तो कहा गया है क्या कि जो रिपोर्ट को भेजा जाता है वो भेजा जाता है सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो सेक्रेटरी है उनको भेजा जाएगा। कैसे भेजा जाएगा? तो एक सील्ड कवर में, मतलब एक पैकेट बनाओगे, उसको सील करोगे प्रॉपरली, और उसके अंदर आपके सारे दस्तावेज वगैरह होंगे और उसको भेजोगे बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजोगे जिसका आपके पास एक्नॉलेजमेंट वगैरह होना चाहिए, या फिर स्पीड पोस्ट से भेजोगे। और जैसे ही आपने ये पोस्ट कर दिया, अलॉन्ग विद दैट एक ईमेल भी भेजोगे जिसके अंदर आप कंफर्म करोगे इसके बारे में, मतलब कि हमने ऐसा ऐसा कुछ सूचना भेजी है बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट, उसकी कंफर्मेशन दोगे बाय वे ऑफ ईमेल टू द सेक्रेटरी ऑफ एमसीए। ठीक है जी। फिर बात आती है कि रिपोर्ट जो भेजा जाएगा, रिपोर्ट जो बनाया जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो ऑब्वियसली बात है, जो रिपोर्ट तैयार किया जाएगा वो रिपोर्ट तैयार किया जाएगा ऑडिटर के लेटर हेड पे। मतलब एक लेटर हेड होना चाहिए जो कि ऑडिटर का होगा। उस लेटर हेड में क्या क्या चीजें होंगी? उस लेटर हेड में होगा पोस्टल एड्रेस किसका? ऑडिटर का। ईमेल एड्रेस किसका? ऑडिटर का। कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर एज द केस में भी किसका? ऑडिटर का। वो जो रिपोर्ट होगा वो ऑब्वियसली साइन किया होगा किसके द्वारा? ऑडिटर के द्वारा। उसके ऊपर सील लगी होगी, सील का मतलब उस ऑडिटर का स्टैंप लगा होगा, और उसके अंदर इंडिकेट होना चाहिए, मतलब उसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए क्या? उस ऑडिटर का, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबरशिप नंबर, वो चीज भी उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। तो इस तरीके के फॉर्मेट में आप बना के भेजोगे रिपोर्ट को किसको? सेक्रेटरी ऑफ एमसीए को। जो रिपोर्ट आपका बनाया जाएगा वो बनाया जाता है फॉर्म एडीटी 4 के अंदर, मतलब
क्वांटिटेटिव फॉर्म है 4 है बेसिकली, जो कि स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब करता है। उस फॉर्म के तहत उसी मैनर में आप बनाते हो अपने रिपोर्ट को, जो कि आप फॉरवर्ड करते हो सेक्रेटरी के पास। अच्छा जी, फिर बात आती है कि अगर फ्रॉड ऐसा जो कि 1 करोड़ से कम का है, फिर क्या करें? 1 करोड़ से ऊपर का तो हमने देख लिया सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है। 1 करोड़ से कम का है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में कहा गया कि ऑडिटर अगेन रिपोर्ट करेगा उस मैटर को। किसको रिपोर्ट करेगा? या तो ऑडिट कमेटी को या तो बोर्ड को, एज द केस में भी। और कब? कितने दिनों के अंदर? तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, बट अगेन नॉट लेटर देन 2 days, मतलब 2 दिन से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। और ऑल्दो तो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद क्या होगा? जब आप रिपोर्ट करोगे तो रिपोर्ट के अंदर क्या क्या सूचना दोगे? आप सूचना दोगे कि क्या नेचर ऑफ फ्रॉड, मतलब नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है वो आप बताओगे कि भैया क्या फ्रॉड मिला, कहां मिला, आपको कैश में मिला है, बैंक में मिला है, इन्वेंट्री के अंदर मिला है, कहां फ्रॉड मिला है, क्या उसकी बात है, उसको डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल में बताओगे। अलॉन्ग विद दैट कितना अप्रोक्सीमेट अमाउंट है फ्रॉड का इन्वॉल्व, मतलब जो फ्रॉड हो रहा है उसके अंदर कितना का फ्रॉड है, वो आपको क्या लगता है उसका एक अप्रोक्सीमेशन करते हुए उसका अमाउंट बताओगे। एंड अलॉन्ग विद दैट पार्टीज इन्वॉल्व, मतलब कौन कौन से लोग उस फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है, उसकी डिटेल भी आप दोगे उस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है जी, जो डिटेल्स प्रोवाइड की गई रिपोर्ट की, किसको? ऑडिट कमेटी को या बोर्ड एज द केस में भी, उसको वो डिस्क्लोज करेंगे कहां पे? बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। और बोर्ड रिपोर्ट के अंदर वो क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे? तो जो जानकारी दी ऑडिटर ने वो तो डालेंगे। अलॉन्ग विद दैट एक पॉइंट और आपका ऐड हो जाएगा, मतलब कि नेचर ऑफ फ्रॉड विल डिस्क्रिप्शन डालेंगे, अप्रोक्सीमेट अमाउंट क्या है वो भी डालेंगे, कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है वो भी डालेंगे। अलॉन्ग विद दैट क्या रेमेडियल एक्शन लिया है बोर्ड ने, मतलब कि ऑडिटर ने इंटीमेट कर दिया, उसके बाद बोर्ड ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, उसकी चर्चा भी की जाएगी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। अच्छा जी, फिर मैंने आपको बताया था ऑडिट के टाइम पे कि भैया जैसे कि कंपनी ऑडिटर की बात हो रही है आपकी यहाँ पे, वैसे ही एक कॉस्ट ऑडिटर भी होता है जो कि सेक्शन 148 के अंदर एप्लीकेबल होता है, और एक सेक्रेटेरियल ऑडिटर होता है जो कि कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, जो कि अपॉइंट किया जाता है एज पर सेक्शन नंबर 204। तो जो ये फ्रॉड की पूरी रूलिंग बताई गई आपको कि 1 करोड़ से ज्यादा का होगा, 1 करोड़ से ऊपर का होगा, 1 करोड़ से ज्यादा का होगा तो ऑडिटर को क्या क्या करना है, 1 करोड़ से कम का होगा तो ऑडिटर को क्या क्या करना है, ये मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होता है आपके कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी और सेक्रेटेरियल ऑडिट के ऊपर भी। मतलब कॉस्ट ऑडिट के दौरान भी आपको अगर फ्रॉड पता लगेगा तो आप इसी प्रोविजन को फॉलो करोगे, आपको सेक्रेटेरियल ऑडिट के दौरान अगर कोई फ्रॉड पता लगेगा तो भी आप इसी प्रोविजन को फॉलो करोगे। ठीक है जी, फिर बात आती है पेनल्टी। अगर आपने नहीं किया, मतलब आपने का मतलब कि आप नॉर्मल कंपनी ऑडिटर थे या कॉस्ट ऑडिटर थे या सेक्रेटरी ऑडिटर थे, कोई भी प्रकार के आप ऑडिटर थे और आपने अगर कंप्लाई नहीं किया इस प्रोविजन को, इस इंटीमेशन को, इस प्रोसीजर को, तो उसके ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, विच इज मिनिमम 1 लाख रुपीज एंड मैक्सिमम 25 लाख रुपीज। मतलब कम से कम 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी और इसको मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है 25 लाख रुपीज तक। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है NSH Limited is engaged in the business of retail and is listed on National Stock Exchange. The company recently acquired a business undertaking to expand its business. During the year, certain transactions amounting to thousands of rupees were carried out by the employee. Thousands of rupees were carried out by the employees, director of the company, which the management found suspicious and appointed a forensic consultant to carry out the review. Pursuant to this review process, certain suspect transactions were identified by the management and management reported these transactions to the appropriate authority. ठीक है जी। During the course of statutory audit, such transactions were also made known to the statutory auditor. इस ट्रांजेक्शन जो भी ये फ्रॉड हुआ था जो कि थाउजेंड्स ऑफ रुपीज का था, मतलब हजारों में था अमाउंट, उसके बारे में स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी पता लगा। तो बताओ स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होगा वो किस तरीके से डील करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है अमाउंट आपका ये थाउजेंड्स में है, मतलब कहीं ना कहीं 1 करोड़ से लेस है, तो उस केस में आपको जो 1 करोड़ से लेस वाली बातें थी उसके ऊपर ध्यान रखना है। आप इसकी रिपोर्टिंग करोगे कारों में, अलॉन्ग विद दैट आप इसके बारे में सूचना दोगे बोर्ड को, अलॉन्ग विद दैट ऑडिट कमेटी को एज द केस में भी, और उसके बाद आप उसकी जो डिटेल्स होंगी उसको वो पब्लिश करेगा अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। इस टाइप की रिक्वायरमेंट आएगी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अमाउंट जो है वो छोटा है ना। अगला पॉइंट इसके अंदर आता है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज का। मतलब अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट किया जा रहा है तो उस केस में क्या होगा। तो आपने देखा कि गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिट किया जाता है वो करते हैं ऑडिटर, और उन ऑडिटर को अपॉइंट करता है कौन? सीएजी। मतलब सीएजी के द्वारा किया जाता है अपॉइंट ऑडिटर को, और वो जो ऑडिटर होते हैं वो करते हैं ऑडिट गवर्नमेंट कंपनीज का। कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी जो कि ओन्ड या कंट्रोल्ड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ। ठीक है जी। अच्छा, जो ऑडिट किया जाएगा इसके ऑडिट के रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है सीएजी के पास। मतलब अब यहाँ पे एक एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या आ गई कि पहले ऑडिटर ऑडिट करेगा और अपने ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करेगा किसको? सीएजी को। अब सीएजी के पास जब ऑडिट रिपोर्ट जाएगा तो उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। तो उसके अंदर जो ऑडिट में वो नॉर्मल चीजें करता है वो तो करेगा ही करेगा।
अलॉन्ग विद दैट उसके अंदर कोई स्पेशल डायरेक्शन अगर सीएजी के द्वारा दी गई थी कि भैया इस चीजों के ऊपर भी ऑडिट करना, इस चीज को भी चेक करना, तो वो भी करेगा और उन डायरेक्शंस के ऊपर क्या एक्शन लिया वो भी लिखेगा और उसका क्या इंपैक्ट है आपका अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उन चीजों को भी बताएगा कौन? ऑडिटर। तो जो नॉर्मल चीजें करता है वो करता है, उसके अलावा तीन चीजें और आ जाती हैं। डायरेक्शंस को अगर इशू किया है सीएजी ने तो उसके ऊपर वो काम करेगा, क्या एक्शन लिया वो बताएगा और उसका क्या इंपैक्ट है आपके अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर वो बताएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने सीएजी को दे दिया। अब सीएजी जो है वो 60 डेज के अंदर अंदर जब उसके पास ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी, उसके 60 दिनों के अंदर अंदर उसके पास दो एक्टिविटी बचती है करने के लिए। नंबर वन कि अगर उसको लगता है कि भैया जो ये ऑडिट हुआ है इसके अलावा कुछ और ऑडिट कराने की भी आवश्यकता है तो वो यहाँ पे कंडक्ट कर सकता है एक सप्लीमेंट्री ऑडिट। सप्लीमेंट्री ऑडिट का मतलब क्या होता है कि एक ऑडिट तो हो गई जो कंपनी ऑडिटर ने किया, उसके अलावा वो किसी और ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकता है और उसको कह सकता है कि जाओ कंपनी में और इन चीजों का चेक करो, इन चीजों का ऑडिट करो, जो भी वो डायरेक्शन देगा कौन? हमारा सीएजी। मतलब जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी रिक्वायरमेंट है तो उसके बिहाफ पे ऑडिट करवाया जा सकता है सीएजी के डायरेक्शन के तहत, जो कि कहलाता है आपका सप्लीमेंट्री ऑडिट। नंबर वन। नंबर टू, अगर उसको लगता है कि भैया सप्लीमेंट्री ऑडिट नहीं कराना या करा भी लिया जाए द केस में भी, उसके बाद वो कमेंट करेगा, अपने कमेंट देगा किसके ऊपर? या तो नॉर्मल ऑडिट जो हुआ था जो ऑडिटर ने किया था उसके ऊपर, या फिर सप्लीमेंट्री ऑडिट अगर हुआ होगा तो उसके ऊपर भी। मतलब कि कमेंट करेगा या फिर वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कराएगा एज द केस में भी। ठीक है जी। उसके बाद जो भी कमेंट किया गया होगा सीएजी के द्वारा या फिर सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाया गया तो वो भी किया जाएगा सीएजी के द्वारा, उसको अटैच करते हुए भेजा जाएगा किसके पास? कंपनी के पास। और कंपनी को कहा जाएगा कि भैया इसको तुम शेयर कर दो सभी लोगों से। किन सभी लोगों से? उन सभी लोगों से जो कि इंटाइटल्ड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ऑडिट रिपोर्ट्स का, बोर्ड रिपोर्ट्स का एज पर सेक्शन नंबर 136 सबसेक्शन 1। जैसा हमने देखा था कि जो जो लोग हमारी मीटिंग्स में अटेंड होते हैं, एजीएम को अटेंड करते हैं, उन सभी लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। तो उन सभी लोगों को शेयर करने की डायरेक्शन दी जाएगी सीएजी के द्वारा और उसके अंदर वो सारे कमेंट्स भी होंगे जो सीएजी ने दिया है या फिर सप्लीमेंट्री ऑडिट अगर करवाया है तो वो चीजें भी उसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टेस्ट ऑडिट का। टेस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है कि सीएजी को अगर लगता है कि भैया नॉर्मल तो ऑडिट जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके अलावा अगर कोई और ऑडिट उसको लगता है कि भैया एकदम से कराने की जरूरत है तो वो करवा सकता है। मतलब कि बाय एन ऑर्डर वो उसको अगर सीएजी को लगता है कि भैया जरूरी है कि जो कंपनी ऑडिट होगा वो तो होगा ही होगा, उससे पहले सीएजी अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए एक एडिशनल ऑडिट करवाना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग। मतलब कि उसको लगता है किसी एरिया में पर्टिकुलर सरप्राइज वे में टेस्ट ऑडिट करवाया जाए तो वो भी करवा सकता है, उसकी पावर सीएजी के पास होती है एज पर सेक्शन 19A ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर्स जनरल्स एक्ट 1971। तो वो उस चीज के तहत अपने ऑडिट को कंडक्ट करा सकता है, उसके पास पूरी पावर है। अगला पॉइंट आता है आपका ब्रांच ऑडिट का, जो कि डील होता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 के अंदर। ब्रांच ऑडिट का मतलब क्या है? तो दो टाइप के ब्रांच होते हैं, या तो वो विद इन इंडिया होंगे या तो वो आउटसाइड इंडिया होंगे। अगर विद इन इंडिया है तो उसका ऑडिट कौन कर सकता है? तो उसका ऑडिट आपका जो नॉर्मल कंपनी ऑडिटर है वो भी कर सकता है, या फिर कोई और पर्सन जो कि 139 की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करता है तो उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ ब्रांच ऑडिट। मतलब कि एक जो ऑडिटर जिसको कंपनी ऑडिटर अपॉइंट किया गया है वही जाके ब्रांच ऑडिट भी कर सकता है। नहीं, आप ऐसा नहीं चाहते हो तो ब्रांच ऑडिटर के लिए किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है 139 की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। बात करते हैं आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया का ऑडिट कौन कौन कर सकता है? तो अगेन यहाँ पे जो कंपनी ऑडिटर है वो कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट कोई अकाउंटेंट भी जो है वो भी आपका आउटसाइड इंडिया का ऑडिट कर पाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट कोई और पर्सन जो आपका जिस कंट्री में वो ब्रांच है उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है ऑडिट करने के लिए, तो उस टाइप का व्यक्ति भी आपके ब्रांच का ऑडिट कर सकता है। ठीक है जी। ड्यूटीज एंड पावर्स की बात करें तो ड्यूटीज एंड पावर कहा गया कि भैया जो 143 के अंदर ड्यूटीज एंड पावर दी गई है एक कंपनी ऑडिटर को, वही सारी ड्यूटीज एंड पावर होती है आपके ब्रांच ऑडिटर के पास भी। ब्रांच ऑडिटर का मेनली काम क्या होता है कि भैया वो ब्रांच का ऑडिट करे, एक रिपोर्ट बनाए और रिपोर्ट को भेज दे किसको? कंपनी ऑडिटर को, ताकि कंपनी ऑडिटर उस ब्रांच रिपोर्ट को कंपाइल करते हुए एक फाइनल रिपोर्ट ड्राफ्ट कर सके। फिर फ्रॉड की बात करते हैं भैया। फ्रॉड की अगर बात करें तो जो फ्रॉड के प्रोविजन आपने पीछे पढ़े थे 1 करोड़ से कम 1 करोड़ से ज्यादा वाले, वो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं ब्रांच ऑडिटर के ऊपर भी, इन ऑब्वियसली बात है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ब्रांच ओनली। मतलब जिस ब्रांच का ऑडिट कर रहा है अगर उसके अंदर कोई फ्रॉड पाया जाता है तो उसके अंदर भी वो सेम टू सेम एप्लीकेबल होगा फ्रॉड के प्रोविजन, जो कि नॉर्मली एप्लीकेबल होते हैं किसी भी ऑडिटर के ऊपर। ठीक है। लास्ट पॉइंट आपका रह जाता है बस यहाँ पे जो बात करता है सेक्शन 143 की एप्लीकेशन की। तो आपने देख लिया कि फ्रॉड का एप्लीकेशन, तो देख लिया कि फ्रॉड का एप्लीकेशन जो है वो मुटेटिस मुटेंडिस एप्लीकेबल होता है कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी और सेक्रेटरी ऑडिट के ऊपर भी। एट द एंड यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सब सेक्शन नंबर 14 के अंदर कि भैया पूरा सेक्शन जो है 143 वो मुटेटिस मुटेंडिस मतलब जो कि तुम एज इट इज जो कि कंपनी ऑडिटर के ऊपर लगता है वो एज इट इज आपके कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी लगेगा जो कि सेक्शन 148 की रिक्वायरमेंट के अंदर होता है, और सेक्रेटेरियल ऑडिट के ऊपर भी लगेगा जो कि सेक्शन 204 की रिक्वायरमेंट के अंदर होता है।
ठीक है ना। तो ना ही सिर्फ फ्रॉड, अदर देन फ्रॉड बाकी भी जो प्रोविजन है 143 के वो भी एप्लीकेबल होते हैं इन दोनों ऑडिटर के ऊपर। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 143 जो कि थोड़ा सा लंबा था, बट यही है सेक्शन, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ तो सकते नहीं है।